नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, हमने जो 10,000 प्रश्नों की जीएस की श्रृंखला शुरू की है उसका ये दूसरा भाग है जिसमें हम इतिहास के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसके पहले का जो भाग आया है उसमें भी हमने इतिहास के ही कुछ प्रश्नों को कवर किया है और आज इसी श्रृंखला का दूसरा भाग लेके मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। इन प्रश्नों को प्रारंभ करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। साथ ही अगर आप हमारे इन प्रश्नों की इन वीडियोस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इससे आपको हमारे हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स आसानी से मिल जाया करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सवालों को। एक एक करके हर प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? उत्तर है सर चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए, अमृतसर की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1809 में। 1809 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में ये संधि हुई थी। एक तरह से कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच ये संधि हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था वो सर चार्ल्स मेटकॉफ कर रहे थे और सिखों की तरफ से महाराजा रंजीत सिंह थे। आपको बता दूं कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो हमारा नॉर्थ इंडिया था, उत्तर भारत था, उसमें एक अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। 1799 ईस्वी में इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बना ली थी और 1801 आते आते इन्होंने अपने आप को पूरे पंजाब का राजा घोषित कर दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस समय भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ तालमेल बैठा के रखना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए एक कूटनीतिक संधि की गई जिसे कहा गया अमृतसर की संधि। ठीक है, तो अमृतसर की संधि किसके साथ हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1809 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? उत्तर है अहमद शाह। देखिए, जो बहमनी साम्राज्य था उसका 8वां सुल्तान जो था उसकी हत्या करके अहमद शाह 9वां सुल्तान बना था और इसी ने अहमद शाह बहमनी ने ही अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर में बनाया था और इसने बीदर का नया नाम रखा था मुहम्मदाबाद। इसने इसका नया नाम रखा था मुहम्मदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? देखिए, सोमनाथ मंदिर पर ऐसे तो आप जानते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये जो सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, इस पे जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो ये उसका 16वां आक्रमण था। ठीक है, ये इसका 16वां आक्रमण था। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। 17 आक्रमणों में से 16वां आक्रमण ये था जो गुजरात पे हुआ था। और साथ ही साथ आपको मैं इसके साथ कुछ और बातें बता दूं, जैसे इसका उत्तर तो है भीम प्रथम, आपको दिख ही रहा है। कुछ और चीज़ें भी मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि महमूद गजनवी ने जो पहला आक्रमण भारत पर किया था वो 1001 में किया था। ठीक है, यानी 1001 ईस्वी में इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया जिसमें सोमनाथ मंदिर पर भी इसका अटैक हुआ था। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी इंटरेस्टिंग इसके बारे में मैं आपको बताऊं। इसने जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे आक्रमण काल में जो इसने 17 बार आक्रमण किया उसमें
पहली बार जहां इसकी हार हुई, जहां महमूद गजनवी की पराजय हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी जो पहली पराजय हुई थी वो हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में एक वंश था लोहार वंश। इस लोहार वंश की जो रानी थी, रानी दीदा, लोहार वंश की रानी थी रानी दीदा। ये रानी दीदा से पहली बार हारा था भारत में महमूद गजनवी। देखिए, महमूद गजनवी जैसा आक्रमणकारी भारत में पहली बार एक महिला शासक से हारा था, जो कश्मीर के लोहार वंश की शासिका थी। महमूद गजनवी के बारे में दो तीन चीज़ें और बता दूं। इनके दरबारी कवि थे फिरदौसी। फिरदौसी का नाम आपने सुना होगा, ये इनके दरबारी कवि थे। साथ ही साथ इनके सेनापति का नाम था अयाज सुल्तान। ठीक है, इनके सेनापति का नाम था अयाज सुल्तान। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की। इसका उत्तर है ईसामी ने 1350 ईस्वी में। अब ये फुतुह उस सलातीन क्या है, देखिए तो इसके बारे में आपको बताऊं कि इसे 1350 ईस्वी में इसको लिखा गया। इसमें मूल रूप से ये जो रचना है ये बहमनी शासक के पहले शासन जो थे, बहमनी वंश के जो पहले शासन थे उनका नाम था बहमन शाह। इन्होंने बहमनी वंश की स्थापना की थी। इनको समर्पित है ये फुतुह उस सलातीन, बहमन शाह को समर्पित है। इसमें गजनवी से लेके मोहम्मद गजनवी से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक का पूरा इतिहास इसमें लिखा गया है। गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक पूरा इतिहास किसमें लिखा गया है? फुतुह उस सलातीन में लिखा गया है। इसके लेखक कौन थे? ईसामी। इन्होंने कब लिखा था? 1350 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? देखिए, सातकर्णी जो थे ये खारवेल के समकालीन थे। कलिंग नरेश खारवेल के समकालीन थे सातकर्णी। इन्होंने महाराष्ट्र के त्रनकरियों नाम के एक वीर थे, एक व्यक्ति थे, उनकी पुत्री से विवाह किया था जिसका नाम था नागनिका। यही नागनिका जो थी ये इनके सातकर्णी की मृत्यु के बाद इनके 2 अल्पवयस्क पुत्र यानी छोटे छोटे 2 पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री की संरक्षिका बनी थी। कौन? इनकी पत्नी नागनिका। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? उत्तर है प्राकृत भाषा में। देखिए, गाथा सप्तशती के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ बता दूं मैं आपको। ये हाल जो थे इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता था। ये नाम था शालिवाहन। अगर कहीं आपको ऑप्शन में हाल नहीं है और शालिवाहन नज़र आ रहा है तो आप शालिवाहन को टिक करेंगे। ठीक है, ये जो गाथा सप्तशती है इसमें 700 छंद हैं। इसके छंदों को देखिए, इसका नाम गाथा सप्तशती क्यों है कि क्योंकि इसके जो छंद हैं ना उनको गाथा कहा जाता है, उनका नाम गाथा है। ठीक है, इस ग्रंथ में हम देखेंगे कि सामान्य लोक जीवन की चर्चा ज़्यादा की गई है। साथ ही साथ इसे लिखा गया था 12वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने सुना भी होगा कि इसका उत्तर है हर्षवर्धन। वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन, जो कि प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था। अब इस सम्मेलन के बारे में कुछ और बातें बताऊं। इस सम्मेलन का नाम होता था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद, ये इस सम्मेलन का नाम हुआ करता था। इसमें हर्षवर्धन जो था ना, इसका शासनकाल हम देखेंगे 606 से लेकर के 645 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ये अपना
इन महामोक्ष परिषद में क्या करता था हर्षवर्धन, ये बहुत बड़ा दानवीर था। ये अपना सारा चीज़ सब कुछ अपना दान कर दिया करता था इस धार्मिक सम्मेलन में। हालांकि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन इसके बाद भी सभी धर्मों के लिए इसके मन में काफ़ी श्रद्धा रहती थी। फिर हम आगे देखें कि वेनसांग इसी हर्षवर्धन के काल में आया था। साथ ही आपको पता है कि हर्षवर्धन ने कई सारी रचनाएं भी की थी। अगर आपको इनकी रचनाओं का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में नाम नहीं आते हैं, तो मैं अगले वीडियो में इनके नाम आपको बताऊंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका उत्तर है नागर शैली। देखिए, हमारे देश में मंदिरों के निर्माण की 3 शैलियां हैं, वेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली। यहाँ हम नागर शैली की बात कर रहे हैं। देखिए, भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। अब नागर शैली की क्या विशेषताएं होती हैं, तो थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। इस शैली के मंदिरों का जो निर्माण हुआ करता था प्रारंभिक समय में, वो मूलतः नगरों में होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नागर शैली। आगे देखते हैं हम कि ये जो नागर शैली थी इसकी क्या विशेषता थी। तो देखिए, इसका होता क्या था ना कि इसमें एक गर्भगृह हुआ करता है। नागर शैली के जो मंदिर हैं, जैसे आप खजुराहो जाएंगे, खजुराहो का मंदिर भी ऐसे ही निर्मित है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर भी इसी शैली में निर्मित है। तो इसमें एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर ये एक शिखर होता है, शिखर के ऊपर एक कलश होता है, इस ऊपर हिस्से को कलश कहते हैं, ये शिखर होता है, और नीचे के इस हिस्से को जहाँ मुख्य देवता की स्थापना की जाती थी, इसको गर्भगृह कहते थे। गर्भगृह के ठीक सामने मंडप हुआ करता था, और मंडप के आगे एक छोटा मंडप हुआ करता था जिसको अर्ध मंडप कहते थे। तो इस तरीके का नागर शैली की जितने भी मंदिर हैं उनकी संरचना कुछ इसी प्रकार की हुआ करती है, हमें दिखती है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो तोल्काप्पियम जो है ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्काप्पियम के बारे में जान लेते हैं। तोल्काप्पियम जो है ये तमिल भाषा का ग्रंथ है। कहा जाता है कि तमिल भाषा के प्राचीनतम ग्रंथों में से ये एक है, जो हमारे पुराणों में और रामायण वगैरह में अगस्त ऋषि की चर्चा मिलती है। तो ये जो अगस्त ऋषि थे, इनके 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में से एक थे तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर ये इनके 12 शिष्यों में से एक थे, और इन्हीं के द्वारा लिखित है ये पुस्तक, ये ग्रंथ तोल्काप्पियम। इस तोल्काप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, जिसमें 2-3 मैं आपको बता दूं। इसमें प्रेम विवाह, जिसे हम आजकल लव मैरिज कहते हैं, इसको कहा गया है पंचतीर्णय। इसको कहा गया है पंचतीर्णय, प्रेम विवाह को। ठीक है, एक तरफा प्रेम जो होता था, जिसे हम 1 साइडेड लव कहते हैं, इसे इसमें कहा गया है कैक्किणय। वहीं अनुचित प्रेम जिसे समाज में जाना जाता था, उसे कहा गया है पेरुंदिनय। ठीक है, तो इस तरीके से 8 प्रकार के विवाहों की इसमें चर्चा की गई है, और उसको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश में। देखिए, सोनगिरी मध्य प्रदेश में है, और ये ग्वालियर से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ग्वालियर से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इसमें 108 मंदिर हैं। सोनगिरी में 108 मंदिर है, और जो इसमें 57वां मंदिर है 108 की श्रृंखला में, जो 57वें नंबर पे जो मंदिर है, 57th रैंक नंबर पे, वो है मुख्य मंदिर। यहाँ जिन देवता की स्थापना की गई है उनका नाम है चंद्र प्रभु जी। चंद्र प्रभु जी उनका नाम है। साथ ही ये दिगंबर जैन तीर्थ है।
ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश चेतना राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये इन्होंने किया था 1893 ईस्वी में, ताकि लोगों के बीच में राष्ट्रीय चेतना आ सके, लोग अपने राष्ट्र के प्रति अपने जिम्मेदारियों को समझ सकें। अब बताइए, गणपति पर्व मनाने से लोग अपनी जिम्मेदारी कैसे समझेंगे? गणपति पर्व मनाने से लोग राष्ट्र के लिए कैसे जागरूक होंगे? तो देखिए, होता क्या था इसमें कि जब इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने इस काम को शुरू किया तो इनका मकसद था कि गणपति पर्व 10 दिनों का पर्व मनाया जाए। इन 10 दिनों में पंडाल लगे, लोग इकट्ठे हों, और जब ये लोग इकट्ठे होते थे तो यहाँ पे कुछ राष्ट्रवादी नेता आते थे जो आकर के अपने स्पीच देते थे, भाषण देते थे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे अपने राष्ट्र के लिए सोचने के लिए। क्योंकि ये धार्मिक कारण से ये लोग इकट्ठे होते थे, इसलिए जो ब्रिटेन सरकार थी वो यहाँ पे हमारे यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध भी नहीं कर पाती थी, भीड़ पे कोई एक्शन भी नहीं ले पाती थी। इसीलिए गणपति पर्व जो था ये राष्ट्रीय चेतना को जगाने में सहायक सिद्ध होता था। गणपति पर्व के बारे में कुछ और बातें आपको बता दूं। गणपति पर्व हालांकि तिलक ने तो सार्वजनिक रूप से 1893 से मनाना शुरू किया। ये भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी, जो भादों की चतुर्थी होती है, उस समय से शुरू होता है और चलता है चतुर्दशी तक। इसके बाद 10 दिन के बाद 11वें दिन इसमें विसर्जन किया जाता है। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए, एकदम शुरुआत इसकी कब से हुई, तो छत्रपति शिवाजी जो थे, शिवाजी के शासन काल से इस पर्व की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सर्व कर किस पर लगाया जाता है? ये कर लगाया जाता है सिंचाई पर। देखिए, इस कर को लगाने वाला जो सुल्तान था, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम शॉर्टकट में FST भी कह सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने इस कर को लगाया था, सिंचाई कर को। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था यहाँ पे? सर्व कर। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि कह सकते हैं कि जन कल्याण के काम भी थे। साथ ही साथ इसने बहुत सारे विभागों की भी रचना की थी, स्थापना की थी। जैसे कि कुछ विभाग मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत बड़ा दानवीर था, कहते थे कि काफ़ी दान करने वाला था ये। तो इसने दान के लिए एक अलग विभाग बना दिया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात ये दान का विभाग था बेसिकली। एक इसने दास के लिए भी अलग विभाग बनाया था, इसको कहते थे दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान इसको कहते थे। साथ ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला भी यही सुल्तान था, फिरोज शाह तुगलक। इसने एक अपनी बायोग्राफी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है, जिसका नाम है फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है, जो इसने स्वयं रची है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है मखली गोसाल। देखिए, मखली गोसाल जो थे, इनके विषय में हमें ऐतिहासिक रूप से किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में वैसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन जैन धर्म के जो जैन आगम है भगवती सूत्र, उससे हमें इनके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय, उससे भी हमें मखली गोसाल के विषय में पता चलता है। साथ ही बराबर गुफाओं से भी हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है। इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी और कहते हैं कि नास्तिक ग्रुप का ये एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, ये जो अंग्रेजों के शासन में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन था, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इस पुस्तक में इन्होंने अपनी बात कही थी कि किस तरीके से भारत से धन का निकास हो रहा है और ब्रिटेन पहुंच रहा है। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? इसका उत्तर है 1919 में। देखिए, रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को इसको लागू किया गया था, 18 मार्च 1919 को। बेसिकली इसको लागू करने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, ये समझिए। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए जो भारत में ब्रिटिश विरोधी आवाज़ें उठ रही थी, चाहे वो उदारवादी तरीके से हो यानी राष्ट्रवादी तरीके से हो या क्रांतिकारी तरीके से हो, उन आवाज़ों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। जिस समय रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इस समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। बल्कि बता दूं आपको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पे भारत काउंसिल एक्ट, भारत सुधार अधिनियम 1919 आया था, उसी के एक हिस्से के रूप में आप 1919 के इस रॉलेट एक्ट को देख सकते हैं। उसी के आधार पर रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस रॉलेट एक्ट का, ऐसे तो हम ये पॉपुलर नाम है रॉलेट एक्ट, लेकिन इसका कुछ सरकारी नाम भी है। इसका सरकारी नाम क्या है, तो बेहतर होगा आप इसको नोट कर लें। इसका सरकारी नाम है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम। साथ ही इसको इंग्लिश में भी आपको बता दूं, इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम था। ठीक है, इसमें प्रावधान क्या था, तो मुख्य रूप से इसमें तो हालांकि बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन जो मुख्य प्रावधान था वो आपको बताती हूँ। जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था वो था कि किसी भी भारतीय को, अब सरकार को ये अधिकार मिल गया था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। उसको ये भी नहीं बताया जाएगा कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और 2 साल तक उसे जेल में बंद रख सकती थी सरकार। ये अधिकार उसे मिल गया था। साथ इतना ही नहीं, मान लीजिए मुझे ब्रिटिश पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, ब्रिटिश सरकार के समय पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं ये भी नहीं जान सकती कि मुझ पे जो केस हुआ है, मुझ पे जो इल्ज़ाम लगा है, वो किसने लगाया है, ये तक जानने का अधिकार मुझे नहीं है। इस तरीके का इस रॉलेट एक्ट में प्रावधान किया गया था। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था, जो 6 अप्रैल 1919 से गांधी जी ने शुरू किया था। और इसी के तुरंत बाद 13 अप्रैल को वो घटना हुई जिसको सोच के आज भी हम कांप जाते हैं, 13 अप्रैल 1919 को। और वो घटना थी रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप होने वाली जालियांवाला बाग में मीटिंग, जो कि लोगों ने आपस में सभा ये की थी। वैसाखी के मेले के मौके पर लोग आपस में मिले जुले थे, बातचीत करना चाह रहे थे, और इसी समय जनरल डायर ने उस बाग को पूरी तरह से घेर करके, पैक करा के और अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये जालियांवाला बाग जो था, ये हत्याकांड था, ये नरसंहार था। यहाँ की घटना जो थी वो नरसंहार थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईस्वी पूर्व से। 58 ईस्वी पूर्व से ये विक्रम संवत की जो शुरुआत है, इसको माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। आपको बता दूं कि ये विक्रम संवत जो है, ये नेपाल का सरकारी संवत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है हरियाणा में। देखिए, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में एक जिला है हिसार, इसी हिसार जिले में बनावली आता है। अगर हम देखें कि ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्राचीन सभ्यताएं थीं वो किसी न किसी नदी के तट पर ही विकसित हुई थी, तो
बनावली विकसित हुआ था रंगोई नदी के तट पर। रंगोई नदी के तट पर ये विकसित हुआ था, हरियाणा के हिसार जिले में है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसे खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने 1774 के आसपास में इसकी खोज की थी, जहाँ पे इसके कुछ अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। क्या अवशेष मिले हैं? सबसे मुख्य है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन मुख्य जो जानने लायक बात है वो है कि यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा के बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का साक्ष्य तो मिला ही है, साथ ही साथ कुछ और बातें भी हैं कालीबंगा के बारे में जो हमें जाननी चाहिए। कालीबंगा आता है राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ता है। हनुमानगढ़ जिला ये कौन सी नदी के तट पे है? ये है घग्गर नदी के तट पे। ठीक है, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने और ये खोज हुई थी 1951 में। इसके बाद यहाँ की खुदाई जो है, उत्खनन होता रहा, जो बीबी लाल और B.K. थापर ने मिलकर के इसकी खोज कराई। इसका उत्खनन कराया जो 1961 के आसपास चला। ठीक है, विश्व का पहला जो जुता हुआ खेत है, जुता हुआ खेत, वो इसी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जुता हुआ खेत प्राप्त कहाँ हुआ है? ये इसी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ है काली बंगा, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, ये कालीबंगा का अर्थ है। आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नगर मिला है वो कालीबंगा ही माना गया है। यहाँ से तांबे के औजार, मूर्तियाँ, तौलने का बाट, बर्तन, आभूषण, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। साथ ही साथ यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, यहाँ पे अग्निवेदी मिली है और कुछ दुर्ग मिले हैं, यानी कि किले मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ देखा गया है कि पशु बलि के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि जहाँ पर अग्निवेदी मिली है ना, वहीं पर बहुत कुछ जानवरों की हड्डियाँ वगैरह भी मिली, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस समय पशु बलि भी जरूर की जाती होगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? देखिए, ऐसी कन्याओं को कहते थे अमाजू। ठीक है, इस ऐसी कन्याओं को कहते थे अमाजू। अब आजीवन अविवाहित रहने का अर्थ क्या हुआ? ज़्यादातर ऐसी स्त्रियां वृद्ध हुआ करती थी या प्रौढ़ हुआ करती थी। इन स्त्रियों के अविवाहित रहने के पीछे कुछ कारण होता था, जैसे या तो वो शारीरिक रूप से अक्षम होती थी, जैसे कि उसका उदाहरण मिलता है, एक घोषा का जिक्र मिलता है। घोषा जो कि शारीरिक रूप से समर्थ नहीं थी, इसलिए इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक विवाह नहीं किया। जब तक ये शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो गई तब तक इन्होंने विवाह नहीं किया था। दूसरा कारण क्या होता था कि अध्ययनरत होने के कारण, जैसे कि एक उदाहरण मिलता है सलभा। तो सलभा जो थी, इन्होंने इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि ये अध्ययन करके और ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी, मोक्ष प्राप्त करना चाहती थी, इसके लिए इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। तो आजीवन विवाह नहीं करने वाले की स्त्रियों को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? इनको कहा गया है अमाजू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में राज करते थे प्रसेनजीत। ठीक है, कौशल देश में राज करते थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की चर्चा हमें कई जगह मिलती है, जैसे कि जो प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत जो ये थे, इनकी बहन महाकोशला से विवाह किया था बिंबिसार ने। ठीक है, जो कि मगध राज्य का शासक था बिंबिसार, इसने प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था। तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के राजा कौन थे? प्रसेनजीत थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? इसका उत्तर है कालाशोक।
देखिए कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश के शासक थे और ये शिशुनाग के पुत्र भी थे। शिशुनाग जो थे वो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। कालाशोक को महावंश में कहा गया है कालाशोक, जबकि पुराणों में इनको कहा गया है काकवर्ण। पुराणों में कहा गया है काकवर्ण। इन्होंने अपने समय में जो ये इनके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो ये वर्णन है 13वें शिलालेख में। देखिए यहाँ कलिंग युद्ध के बारे में कुछ आपको बता दूं कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। ये लड़ाई उसने अपने शासन के 8 वर्ष के बाद की थी और देखा जाए तो इस युद्ध का जो समय था वो था 262 से 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इस युद्ध के पीछे कारण क्या थे वो देखिए। क्यों लड़ा था अशोक ने इस युद्ध को? तो एक तो कारण था साम्राज्य विस्तार करने का, साम्राज्य विस्तार। दूसरा कारण था कि कलिंगा का जो पोजीशन है, इसका जो लोकेशन है, जिस जगह पर, ऐसी जगह पर इसका लोकेशन है कि स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों पर कलिंग का बहुत अच्छा नियंत्रण था। और साथ ही साथ अगर इस हिस्से पर अशोक काबू पा लेता था, नियंत्रण कर ले पाता था, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से बहुत अच्छे संबंध ये स्थापित कर सकता था, वो भी बहुत आसानी से। यही वजह थी कि कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया। इसमें हालांकि उसकी जीत तो अवश्य हुई और जीत होने के साथ ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार भी हो गया। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कलिंग युद्ध में जीत के बाद मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो बन गई थी तोसली। ठीक है, जो कि कलिंग में है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बन गई थी तोसली। लेकिन ठीक इसी समय इस युद्ध के तुरंत बाद, इस युद्ध के साथ ही बल्कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने धम्म की स्थापना की और सारा का सारा सीन ही बदल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको आज बता दिए। हर प्रश्न में मैंने 2, 4, 5 फैक्ट्स आपको बताए हैं। कहने को तो मैंने आपको बस 20-21 प्रश्न ही बताए हैं, लेकिन इन 20-21 प्रश्नों में आपके कम से कम 50 से 60 प्रश्न निकलते हैं। आप खुद देखिएगा एक एक फैक्ट को जोड़ के। ठीक है, इसके साथ ही इस भाग को समाप्त करती हूँ। अगले श्रृंखला में मैं फिर कुछ प्रश्नों के साथ और उनसे जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।